टीम। थैंक यू सो मच यार। शुभम सीनियर को बनाने के पीछे जिनका हाथ है ना, शायद वो 5 पिलर्स भी यहाँ पर होंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलो ठीक है, अगर वो होते। ठीक है शुभम सीनियर, आज आप एज बने हो, ठीक है। मुझे पता है आपकी जर्नी क्या है, लेकिन शायद यहाँ पर जो बैठा हुआ है, जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसमें से किसी को पता नहीं है कि सर ये जो पर्सन यहाँ पर बना हुआ है बना कैसे। और शायद आपके मम्मी को भी पता नहीं होगा कि आपने यहाँ पर ये चीज़ इस स्टेज के ऊपर आने के लिए क्या क्या चीज़ें की हुई है, ठीक है। तो रेडी हो सभी? तो मैं अभी माइक शुभम सीनियर के हाथ में देता हूँ। प्लीज़ साइलेंटली कोई भी सीटी वगैरह ये चीज़ें नहीं करेगा, क्योंकि ये मोमेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको खराब मत कर लेना, ठीक है। क्लैपिंग आप कर सकते हो, लेकिन सीटी वगैरह मत बजाना, ठीक है। आलेल्या सगळ्या पाहुण्यांचे मी स्वागत करतो आणि तुम्ही माझ्या प्रमोशनसाठी आले याच्यासाठी थैंक यू सो मच। देखना यार, ज़िंदगी में हर एक इंसान को प्रॉब्लम आती है, लेकिन देखना कि यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि राम को भी एक वनवास लगा था 14 साल का, ठीक है। तो उसी तरीके से यार मेरी ज़िंदगी भी पिछले 14 या 16 साल से वनवास में ही थी। तो देखना, मेरे जो पिताजी हैं उनका 2003 में उनको पैरालिसिस हुआ था, और तब जाके उनको 4 साल वो घर में थे। देखना, इससे पहले हम सूरत में रह रहे थे, लेकिन वहाँ से हमारी जर्नी यहाँ पे पापा जी को एडमिट किया था भुसावल के अंदर। फिर उसके बाद मुझे अगर संभाला है या मेरे परिवार को संभाला है तो मेरे मामा जी ने संभाला है। तो तब जाके वहाँ पे हम रह रहे थे, लेकिन सर वहाँ की कंडीशन ये थी कि पापा को एडमिट करने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। उसके बाद हम घर पे लेके आए थे, और लगातार 4 साल सर ऐसे गुजरे मेरे ज़िंदगी के जो मैं कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ पे कंडीशन ऐसी थी कि मामा के घर पे रह रहे थे, तो देखना मम्मी ने कभी ज़िंदगी में पहले खेती काम नहीं किया था, लेकिन सर वहाँ पे हमारी फैमिली थी, 5 लोगों की फैमिली थी। तो उस 5 लोगों को घर चलाने के लिए मम्मी को सवेरे खेत में जाना पड़ता था, और सवेरे 7:30 बजे से जाती थी तो 2:30 बजे आती थी, और सिर्फ 20 रुपये दिन कमाने के लिए, हमारा पेट पालने के लिए वो इतने 2:30 बजे तक काम करती थी। तब जाके है ना कि पापा की जो चीज़ें हम सवेरे उठने के बाद हम करते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे पापा की करनी पड़ती थी। या सारे ड्रेस चेंज करना हो, या उसे नहलाना हो, या सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती थी। क्यों? देखना, मैं वहाँ तो 4th क्लास में था, लेकिन तब जाके भी मुझे ये चीज़ें करनी पड़ रही थी। मुझे नहीं पता था कि यार मेरे ऊपर ये कंडीशन क्यों आई है या क्या है। लेकिन इसी तरीके से 4 साल गुजरे, और एक दिन था जिस दिन में मेरा रिज़ल्ट लगा था, 7वीं पास में हुआ था। और उसके बाद तरीके से जिस दिन मैं हैप्पी था कि मेरा रिज़ल्ट लग चुका है, वो डेट भी थी 1 मई 2008, और उसी दिन पापा की भी डेट हुई थी। तो तब जाके वो मेरे लाइफ का ऐसा मोमेंट था कि वो उस टाइम भी मुझे खुशी और दुख दोनों एक टाइम मिले थे। लेकिन सर उस दिन मुझे ये सोचा था कि यार पापा का 4 साल मैंने जो किया है वो कल से मुझे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बात ये थी कि मुझे नहीं पता था कि मेरे लाइफ के अंदर कितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आई हैं। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे जाने के बाद जैसे भी कुछ दिन गुजरते हैं, तो मैं 10वीं क्लास पास होता हूँ 10 के बाद। तब जाके मम्मी ने एक बात बोली थी मुझे कि तू अब एजुकेशन नहीं कर सकता। मैंने बोला वाई, कि मैं एजुकेशन क्यों नहीं कर सकता? तो उन्होंने बोला था कि बहन की शादी करनी है तो हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे। तब जाके इससे पहले भी मम्मी हमें 8वीं क्लास से जब पापा की डेथ हो गई, उस टाइम मम्मी हमें, हम तो छोटे थे, लेकिन मेरे भाई को और मुझे नहीं, मेरे बहन को और मुझे थिएटर में लेके जाती थी, और पूरे दिन का 30 रुपये आता था हमें। लेकिन तब जाके भी हम तीनों लोग काम पे जाते थे, 90 रुपये दिन कमाते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि सर हमें पता था कि हमारे पापा नहीं है। और ज़िंदगी के अंदर देखना कि हालात इंसान को सिखाता है। और तब जाके
इसी तरीके से मैं 10वीं क्लास पास हुआ। तब जाके मम्मी ने बोला कि तू अभी स्कूल नहीं कर सकता, लेकिन उस टाइम ये था कि मैंने बोला कि मैं कॉलेज भी करूँगा और काम भी करूँगा। और तब जाके मैंने कॉलेज के लिए एडमिशन लिया, लेकिन मुझे घर भी चलाना था क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा था। लेकिन उस टाइम ये नहीं पता था कि यार आगे कॉलेज करके क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है, लेकिन मेरी जीत थी कि मैं कॉलेज करूँगा। तब जाके एक किराना शॉप था सर, रावल से हूँ मैं, तो वहाँ पे उस वानी का दुकान था और वहाँ पे ना मैं सवेरे से जाता था तो शाम को आता था 8 बजे, सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपीज़ कमाता था। उस 1700 रुपये में भी 400 रुपीज़ चले जाते थे रेंट के अंदर, भाड़े के अंदर, और 1300 रुपीज़ मेरे हाथ में आते थे। लेकिन मम्मी ने बहुत बार बोला है कि यार तू काम मत कर, मैं जिंदा हूँ तब तक तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे पता था कि मेरे हालात अगर मुझे सुधारने हैं तो सबसे पहले मुझे काम करना पड़ेगा। और इसी तरीके से 2 साल उस किराना दुकान पे काम किया और उसके बाद मैं 12 पास होता हूँ। तो 12 पास में ज़्यादा कुछ नहीं यार, 49% आए, क्योंकि यार देखना कि वहाँ पे काम भी करना पड़ता था और कॉलेज भी जाना पड़ता था। उसी तरीके से 2013 में पास होता हूँ और पास होने के बाद वहाँ पे बहन की शादी हो गई और हमारे घर में हम 3 लोगों की फैमिली बची, सिर्फ मम्मी, मैं और भाई। और तब जाके भाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई थी कि उसका भी एजुकेशन कंप्लीट करना था। मैं तो 12 पास हो चुका था। तब जाके मैंने एक ही सोचा कि यार अब एजुकेशन स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगर भाई को पढ़ाना है तो मुझे एजुकेशन स्टॉप करना पड़ेगा। और तब जाके मुझे काम मिला और वो काम इस तरीके से था कि एक जॉब मिला और जो 3000 रुपीज़ का जॉब था। क्योंकि देखना कि 4 मंथ मैंने जब किराना शॉप में से जॉब छोड़ा था तो 4 मंथ मुझे जॉब नहीं लगा था। उस टाइम है ना एक मेरा दोस्त था किरण नाम का, तो कुम्हार था, उसके घर है ना ईंटा बनती थी, वहाँ पे वो ईंट भेजने के लिए मैं जाता था और 2500 ईंट ट्राली में भरने के बाद या उतारने के बाद सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये मुझे मिलते थे। देखना मेरे पूरे हाथ सील चुके थे और वहाँ पे मैंने घर पे भी नहीं बताया था कि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने घर पे मम्मी को बता दिया तो वो मुझे काम नहीं करने देगी। और 4 मंथ मैंने वो काम किया। उसके बाद मुझे मेडिकल के अंदर एक जॉब लगा और जॉब इस तरीके से था कि सवेरे 9 बजे जाना है, वहाँ पे झाड़ू लगवाना है, काउंटर पुछने, अगरबत्ती लगवानी और मेडिकल निकाल के देना है। और इसी तरीके से मेरा वहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ। लेकिन तब भी मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया। मैंने बीकॉम के लिए एडमिशन लिया। मेरे कॉलेज से लेके तो मेरे मेडिकल तक 2.5-3 किलोमीटर का अंतर था, लेकिन हर बार हर दिन मैं वो 2.5-3 किलोमीटर का अंतर चल के जाता था। क्यों? क्योंकि साला ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है या पैसे कमाना है तो एजुकेशन करना पड़ेगा। और इसी तरीके से मैंने बीकॉम कंप्लीट किया और उसके बाद मेरा बीकॉम कंप्लीट करने के बाद भी भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी 12 पास हो चुका था। फिर उसने मुझे बोला कि भैया मुझे डी फार्मेसी करनी है और मुझे एडमिशन लेना है। तो मैंने बोला भाई करना तो है और 3 साल का मुझे भी एक्सपीरियंस है, पैसे तो है इस एजुकेशन के अंदर, लेकिन यार करेंगे कैसे? और मम्मी बोल रही थी कि उसे ITI करने दे, अगर उसने ITI किया तो जल्द से जल्द हमारे घर में एक इनकम सोर्स आ जाएगा। मैंने बोला नहीं, मैं मेरी ज़िंदगी जिस तरीके से बर्बाद कर रहा हूँ उस तरीके से उसकी नहीं होने दूंगा। और उसी के वजह से मैंने उसे बोला कि ठीक है, हम कॉलेज के लिए पूरे महाराष्ट्र में ना 300 कॉलेज आते हैं फार्मेसी के लिए, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, लेकिन उसका CET में कम मार्क्स होने की वजह से उसका नंबर नहीं लगा था और 1 साल तक नंबर नहीं लगा। तो मैंने बोला कि यार एक छोड़ दें। एक हमारे नियर बाय एक कॉलेज था, वहाँ पे गए तो मैनेजमेंट से उन्होंने मुझे बोला कि आज आपको 1 लाख रुपये डोनेशन भरना पड़ेगा और 80,000 रुपये फी। तो मैंने बोला यार इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, मैं तो नहीं कर सकता। मैंने इसको बोला कि देख यार मयूर, इस साल तो नहीं, अगले साल हम पैसे जमा करेंगे और एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। तब जाके उसने भी बोला हाँ भैया कर लेंगे हम। तो 1 साल तक वो भी मेरे साथ मेडिकल में काम करता था, 3,000 रुपये पर मंथ में। वहाँ पे भी मुझे 3,000 आते, इसे भी 3,000 आ रहे थे और वहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद जैसे ही भी मुझे नासिक के अंदर बुलाया गया और बुलाया इस तरीके से था यार कि 15,000 का जॉब है और तुझे आना है 4 दिन का ट्रेनिंग करना है। और मुझे लगा कि यार मैं
2011 से काम कर रहा हूँ और आज 2019 आ गए हैं, तब जाके भी मुझे 15,000 नहीं मिला। इससे तो बेटर है कि मैं जाके देखता हूँ एक बार है क्या। और मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर मुझे कोई दिल्ली से भी बुलाता कि 15,000 का जॉब है, 20,000 का जॉब है, तो भी मैं जाता, क्योंकि मुझे घर के कंडीशन पता थी। तब जाके मैं नासिक के अंदर आया। उस दिन भी मेरे साथ ना किस्सा हुआ कि जैसे नासिक के अंदर आया तो जैसे फ्लैट पे गया, इसी टाइम मतलब अगस्त या सितंबर का मंथ था, पर उस टाइम इतनी बारिश हुई तो जिस बिल्डिंग के अंदर मैं रहा था, रुका था, उस बिल्डिंग की ना लाइट चली गई थी। तो पूरे के पूरे 4 दिन अंधेरे में था, पूरे के पूरे। उस टाइम मैं घर से पहली बार बाहर निकला था और मम्मी बोल रही थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तब जाके भी मैंने कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने इसे बता दिया तो ये मुझे घर बुलाएगी। और तब जाके 4 दिन अंधेरे में रहने के बाद भी आपको बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग चल रही होगी, तो उन लोगों को फैन है, टीवी है, मतलब लाइट है, सारी चीज़ें है, तब जाकर भी स्टडी करने के लिए प्रॉब्लम होता है। सर मेरी 4 दिन की ट्रेनिंग थी, पूरा अंधेरे में हुई थी। तब जाके बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा 2-3 महीने गए हो गए, मेरा इन्फ्लुएंसर रैंक पे प्रमोशन हुआ। लेकिन मुझे लगा था यार हालात अब ठीक होने लगे। मेरे घर वाले भी खुश थे कि यार हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ हो रहा है। तब जाके मेरे मामा जी और जीजाजी आए थे मुझे देखने के लिए यहाँ पे कि करता क्या है, किस कंपनी में गए हैं और 50,000 कहाँ पे लगाए इसने। और तब जाके उन्होंने आए यहाँ पे देखा, 4 दिन का उन्होंने भी ट्रेनिंग किया और उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। आज वो भी दोनों के दोनों इस कंपनी के इन्फ्लुएंसर हैं। लेकिन ना बिजनेस स्टार्ट हो गया। उसके बाद जैसे भी मुझे लगा कि कंडीशन ठीक हो जाएगी, लॉकडाउन आ गया। सबसे बड़ा मेरे लाइफ का ये था कि वहाँ से लॉकडाउन आने के बाद शायद मैं 9-10 मंथ घर पे था। और तब जाके मम्मी भी बोल रही थी की अशी काय कंपनी तुझी, पैसे पण नाही देत तुला आणि काय फायदा, तू एवढं काम केलं काय नाही भेटत। मी बोललो, मैंने बोला कि मम्मी तुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन तू मुझे खुद बोलेगी कि अच्छा हुआ तूने इस कंपनी के अंदर ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ हुई कि लॉकडाउन में मैं घर पे था, तो वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी, घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और तब जाके मैंने एक ही बात बोला कि ये दिन हमें चेंज करना है। फिर उसके बाद 8 या 9 मंथ के बाद मैं नासिक आया। जो मेरी टीम बन चुकी थी वो भी मेरे पास नहीं थी और बहुत सारे लोग थे मेरे पास, वो भी नहीं थे। और तब जाके मुझे 0 से स्टार्ट करना था। लेकिन तब जाके मेरे माइंड में एक ही चीज़ आ रही थी, बहुत सारे लोग लॉकडाउन के अंदर कंपनी को छोड़ के गए हो गए। और तब जाके मेरे माइंड के अंदर एक ही चलता था कि यार शुभम, हमने 1 साल पहले नहीं अभी बिजनेस को स्टार्ट किया है, अगर आज से फिर से स्टार्ट करते हैं, आज फिर से काम करते हैं तो वो दिन दोबारा आ सकता है। और तब जाके सर एक टाइम था दिवाली, उस दिन मम्मी मुझे कॉल कर रही थी कि घर पे आ जा, घर पे आ जा। और मेरे रूम में से शायद 7-8 लोग हो गए और वो लोग भी घर चले गए थे। और तब जाके दिवाली का दिन था, ना मेरे जेब में पैसे थे ना मेरे पास खाना था। लेकिन सर उस दिन ये घर वाले पता बोल रहे थे कि घर पे आ जा। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था उस दिन, क्योंकि मुझे पता था कि ये बार बार कॉल करके परेशान करेंगे। क्योंकि सारा घर क्यों जाता, क्योंकि घर जेब में पैसे नहीं तो क्यों जाए। और लोग बोलते हैं दिवाली है, लक्ष्मी पूजन है, तो सारी लक्ष्मी नहीं है तो भाई क्यों जाए घर में। इसी की वजह से मैं घर नहीं गया और वहाँ पे रुका। वहाँ पे भी रुकने के बाद दिवाली का टाइम था, रात के 2 बजे थे। मुझे आज भी याद है वो दिन, जो दिन मेरे लाइफ में सुसाइड वाला दिन था। कि उस दिन मैं ये सोच रहा था कि यार एसॉर्ट ज्वाइन करने के वजह से ही मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आए। और उस दिन मैं किसी को बता भी नहीं सकता था या घर पे भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मैंने फील्ड ही ऐसी चूज़ की थी जो मुझे पसंद है और कोई मुझे सलाह भी नहीं दे सकता था। और तब जाके मैंने ये सोचा कि यार खाना नहीं है, कुछ नहीं है। बाहर लोग दिवाली है ना, लोग पटाखे फोड़ रहे थे और वहाँ पे लोग अच्छे से धूमधाम कर रहे थे। और मैं वहाँ पे गैलरी में बैठ के एक ही बात सोच रहा था कि मेरे ऊपर मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मेरे ऊपर ये दिन आ रहे हैं। और तब जाके उस दिन सिर्फ पानी पिया था सर, और रात के 2 बजे वैसे ही सो गया था। लेकिन सर उस दिन जो हमारा सेंटर है वहाँ की ट्रिप भी चली गई थी, तो 2 या 3 दिन ऑफिस भी बंद था। लेकिन सर उस टाइम पे भी मैं अकेला रुका। क्यों रुका? क्योंकि मुझे पता था कि एक ना दिन आएगा। और तब जाके उसी दिन से ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए घर पे मुंह नहीं दिखाऊंगा, जब तक एज नहीं बन जाता तब तक मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन
बात ये आती है कि दिवाली हो जाती है। दिवाली होने के बाद जैसे भी मेरा एक बिजनेस पार्टनर था जो इससे पहले ज्वाइन हुआ था जनवरी के अंदर, मैंने उसे कॉल लगाया। मैं सारी टीम को कॉल लगा रहा था कि भाई बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सारे लोग बोल रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा। मैंने उसे कॉल लगाया, भाई मयूर कर क्या रहा है? और देखना उसने मुझे बोला कि कुछ नहीं, मैं घर पे बैठा हूँ। तो मैंने बोला यार नासिक आ जा। वो बोले पापा नहीं आने देगी यार मेरे, क्योंकि मेरे घर पे खेती है तो मेरे पापा नहीं आने देगी। मैंने उसे बोला देख यार, अगर पापा का सुनेगा तो लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम बुरा तो कोई कर नहीं रहे हैं, अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, पापा मम्मी पापा के लिए ही कर रहे हैं, तो तू कुछ भी मत सोच, आ जा। और उस बंदे ने देखना, बिजनेस पार्टनर वो होता है जो आपके ऊपर, आप जीरो हो तब जाके आपके ऊपर बिलीव रखे, और तब जाके उसने मेरे ऊपर बिलीव रखा। और वो दिसंबर मंथ के अंदर नासिक आया, और तब जाके मुझे थोड़ा लगा कि हाँ यार मैं बन सकता हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस पार्टनर आ चुका है। और तब जाके मयूर आने के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन उस टाइम भी अकेला था यार। वो आने से पहले एक रूम था, एक ही हॉल था, और वहाँ पे कोई भी नहीं था, और सिर्फ मैं अकेला था। वहाँ पे ना बहुत सारे लोग मुझे मिलने आए थे कि शुभम क्या कर रहा है, तू अकेला कैसे बिजनेस को ग्रोथ करेगा, या तुझे किसी का सपोर्ट नहीं है, तू कैसे करेगा। मैंने बोला कि सर मैं कर लूँगा, लेकिन तब जाके मुझे पता था कि मैं ऐसे सेंटर पे काम करूँ जो आनंद सिन्हा का सेंटर है, जहाँ पे हर एक चीज़ आसान लगती है। मतलब मुझे बनना तय था, क्योंकि मैंने देखा था, क्योंकि वो मेरे सामने ही एबीओ बने थे, तो मुझे पता था कि अगर मैं इनके साथ रहता हूँ तो 100% मेरा बनना तय है, और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा था। तब जाके मैंने जर्नी को स्टार्ट किया। हम दोनों ने मिलके, मयूर बोलता था कि यार शुभम हम तो आ तो गए हैं, लेकिन कितने दिन लगेंगे हमें बनने के। मैंने बोला यार देख, जिंदगी में दिन कितने लगते हैं ये नहीं, आदमी को कोई भी इंसान समय के बराबर अवकाश पूछता है कि तू आज कमाता कितना है। ये कोई नहीं पूछता कि तू कितने दिन लगे, लेकिन लोग ये पूछते कि आज तू कमाता कितना है। तब जाके जर्नी स्टार्ट हुई, और तब जाके बिजनेस को बढ़ाते गए। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसने ये बोला था कि यार शुभम सीनियर, अगर आप बनते हो तो मेरा एक सपना है कि उस दिन मेरा भी प्रीएस होना चाहिए। मैंने बोला था हाँ यार ठीक है कर लेंगे, लेकिन देखना आज कंडीशन ये है कि हमारे घर में पहले ना हमें घर था, हम मामा के यहाँ पे रह रहे थे। आज देखना खुद का घर भी है, और आज भाई का एजुकेशन 2.5 लाख रुपये स्किल लेके डी फार्मेसी वो भी कंप्लीट किया है। और इतना भी बोलता हूँ, देखना यार मेरे मम्मी ने ना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो भाई को मैंने एजुकेशन के लिए रत्नागिरी भेज दिया था, और मैंने बोला था जैसे भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुझे दूंगा। तब जाके वो वहाँ पे रह रहा था रत्नागिरी, मैं यहाँ पे था, और मम्मी घर पे अकेले थी। तो मम्मी को एक ही बात लगती थी की काय कामाचा शिक्षण, काय कामाचा पैसा, पोरच नाही आपल्याकडे। आज पण मम्मी तेच म्हणते कि तूने घर है, सारी चीज़ें हैं, आज घर बनवाया हमने, लेकिन वो क्यों है। मम्मी बोलती कि अगर आप ही लोग नहीं हो तो क्या लगता है घर किस काम का है। लेकिन मैंने उसे बोला था, मम्मी को एक ही बात बोलता हूँ कि मम्मी तू जेवढे दिवस काढले किंवा तू जे एकटी राहिली ते ह्याच दिवसासाठी मी इथे थांबलो होतो, आणि आज तो दिवस माझ्या लाईफमध्ये आला। और एक बात आज मुझे ये लगता है कि शायद मेरा वनवास खत्म हो चुका है, जो पूरे के पूरे 2004 से मुझे लगा था, आज 2022 है सर, पूरे के पूरे कितने 20 साल 20 या 22 साल तक सर ये वनवास में था। और आज कंडीशन ऐसी है, पहले ना लोग औकात देख के बात करते थे सर, लेकिन आज ये बात है कि जहाँ पे मैं झाड़ू लगवाता हूँ ना, वहाँ के लोग ये बोलते हैं, उनको बिलीव नहीं होता है कि आज भी मैं यहाँ पे इतना अचीवमेंट किया या याद चीज़ें की। और मैं बोलता हूँ कि अगर आप सारे पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे आए होंगे, और मैं बनने का रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि बहुत सारे पेरेंट्स आए होंगे, उन लोगों ने जब आपका बच्चा यहाँ पे आया होगा लड़के, और उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, तो आप उन्हें घर बुला रहे होंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, 1-2 मंथ से गए, पैसे नहीं दिए, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। सर मैं आज ये बनाना किसी की वजह से, क्योंकि मेरे मम्मी ने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला
कि तू पैसे भेज या ये कर वो कर, कुछ भी नहीं बोला। उसे पता था कि आज तक इसने सारा ज़िंदगी में कुछ गलत काम किया नहीं है और इसके आगे भी कुछ गलत काम नहीं करेगा। ये जो करेगा वो सही करेगा। और आज भी मेरे जो मामा जी है वो यहाँ पे नहीं आए, इसका रीज़न ये है कि देखना यार, जब से लॉकडाउन लगा था तब से मैंने सारे लोगों को कॉल मैसेज करना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा एक सपना बन चुका था कि मैं जब तक एज नहीं बनूंगा मैं किसी से कॉल नहीं करूंगा या मैं किसी से फैमिली से बात नहीं करूंगा, मम्मी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। और आज ये चीज़ है कि आज मैं बना हूँ और आज से उन सारे लोगों को यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि सॉरी कि आपको मैंने 1 साल के अंदर कॉल मैसेज नहीं किया, क्योंकि मुझे बनना था और बनने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो मैंने किया। ठीक है, मैं आपके लिए मेरे लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को मराठी समझ आती है और बहुत सारे लोगों को नहीं आती होगी। ठीक है, तो देखना, मेरा भिजलो आज जरी मी, हा माझा अंत नाही, पेटेन उद्या नव्याने, हे सामर्थ्य नाशवंत नाही, छाटले जरी पंख माझे, उडेन मी, अडवू शकेल मला अजून अशी भिंत नाही, माझी झोपडी जाळण्याचे केले तर कैक कावे, जळेल अशी झोपडी आगती ज्वलंत नाही। थैंक यू सो मच यार। देखना, मुझे बनाने के लिए बहुत सारा राव से बोले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अप्लाई थे मेरे और हर बार मुझे सपोर्ट किया है। उसके बाद सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ आनंद सीनियर को, जिनकी वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिलता था यार उनके तरफ देख के, क्योंकि मैंने उनको एबीओ बनते हुए देखा था और मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो मैंने सेरेमनी में देखे थे। उस टाइम मैंने एक डिसाइड कर लिया था और जब तक मेरी मम्मी स्टेज के ऊपर खड़ी नहीं होती तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और आज भी बोलता हूँ यहाँ पे रुकना नहीं सर, इसके आगे भी बढ़ना है और आनंद सीनियर के साथ अगर रहेंगे तो इसके आगे भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच आनंद सीनियर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम सिन्हा। आप प्लीज़ वेट करिए, मैं अब इनवाइट